प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे संविधान की उद्देशिका पर, और संविधान की उद्देशिका हम लोगों ने लिख लिया था और उसे रीडिंग भी कर लिया था इसके पहले वाले भाग में। अब दूसरे भाग में या दूसरी कक्षा में हम लोग संविधान की उद्देशिका के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। क्या प्रश्न है? तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो इस प्रश्न को देखेंगे। एक प्रश्न है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? ये प्रश्न पूछा भी गया है और इस प्रश्न का उत्तर बिना जाने हम उद्देशिका की जानकारी पूर्ण नहीं मान सकते। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि संविधान का अंग होना या न होना, इस मायने का क्या महत्व है। तो संविधान का अंग है कि नहीं उद्देशिका, इसको जानने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर जो निर्णय आए उसे हमें देखना होगा, क्योंकि उस निर्णय के आलोक में ही संविधान की उद्देशिका का संबंध संविधान का मूल अंग है कि नहीं उससे है। तो क्रम से हम लोग की जो जो केसेस थे उन केस की बात करेंगे, हम लोग उस वाद की बात करेंगे और वहां से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस किस प्रकरण में उद्देशिका पर अपना मत व्यक्त किया। तो इस तरह के प्रकरण में पहला वाद है, वाद पहला है इन री बेरूबारी, यानी वाद क्या है? नाम है इन री बेरूबारी, इन री बेरूबारी 1960, इन री बेरूबारी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय का मत, क्या मत है ये जानना है। पहला मामला इन री बेरूबारी में, इन री बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार उद्देशिका के बारे में कुछ कहा। तो वो मत हमें जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन री बेरूबारी के मामले में उद्देशिका को लेकर के क्या कहा। तो उसने कहा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है, परंतु संविधान का अंग नहीं है। किस केस में? इन री बेरूबारी में। तो संविधान सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या था कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्रोत तो है, परंतु संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसका मतलब
कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है, वहां से प्रेरणा ली गई है उद्देश्य प्रस्ताव से, उद्देशिका से संविधान को तैयार करने में, यह संविधान के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन संविधान का एक अंग नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरूबारी केस में कहा। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरी बात, दूसरा मत क्या कि तथापि, मतलब कि अंग तो नहीं है, फिर भी संविधान की भाषा अगर कहीं संदिग्ध है, संविधान की भाषा अगर कहीं अस्पष्ट है, तो उसे समझने के लिए उद्देशिका का ही उपयोग किया जाएगा। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। तो कहा जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, क्या कहा? कहा जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है। अगर संविधान की भाषा क्या है? संदिग्ध है, अस्पष्ट है, तो वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। क्या कहा कि उद्देशिका अंग तो नहीं है, लेकिन जहां संविधान की भाषा में कोई कंफ्यूजन है, कोई अस्पष्टता है, कोई संदिग्धता है, तो ऐसी दशा में संविधान निर्माताओं के भाव, संविधान निर्माताओं के मंतव्य समझने के लिए हमें उद्देशिका का ही सहारा लेना होगा। यह बात भी स्वीकार किया। इसीलिए आगे लिखा गया, इसीलिए अतः उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है। ये बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी लिखा था। तो ये कुंजी है, ये बात आपने जाना कि उद्देशिका महत्वपूर्ण है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार तो किया, परंतु संविधान का अंग नहीं माना। इस मामले में, इंद्री बेरूबारी के मामले में। परंतु बात यही खत्म नहीं हुई। वाद नंबर 2, अगला वाद आया और वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो वाद कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में 73 में सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या था? सर्वोच्च न्यायालय का मत। अब इस बार हमें देखना है
कि सर्वोच्च न्यायालय का मत क्या था। तो इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को, जो 1960 में दिया था, अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को पलट दिया। मतलब साफ है कि पिछली बार सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया, अपना मत दिया कि उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो उद्देशिका संविधान का एक भाग है। क्या स्वीकार किया? उद्देशिका संविधान का एक भाग है। अब ये स्वीकार कर लिया गया, एक भाग है। ठीक उसी तरह जैसे संविधान के अन्य उपबंध हैं, अन्य उपबंधों से अलग नहीं है, इसका भी वही महत्व है जैसे अन्य उपबंधों का है। यानी ये संविधान का मूल भाग में से आ गया। अब इसे हम संविधान के किसी भी उपबंध से कम नहीं मानेंगे, कमतर नहीं मानेंगे। इसके बाद एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है। तो उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, हो सकता है। मूल ढांचे को बदले बिना, मूल ढांचे को बदले बिना, मूल ढांचे को बदले बिना, यानी मूल ढांचा नहीं बदल सकते। यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वह उद्देशिका पर भी लागू होती है। शर्त यह है कि संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। ये दूसरा मत इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का आया। तीसरा, संविधान के निर्वचन में इसका बहुत महत्व है। अगली बात सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान के निर्वचन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी अगर हम किसी अनुच्छेद, संविधान के किसी भी भाग को समझने में निर्वचन यानी उसकी व्याख्या के दौरान अगर हम कहीं फंसते हैं, कहीं अस्पष्टता है, कहीं संदिग्धता है, कहीं कोई भ्रम है, कहीं कहीं संविधान मौन है, तो ऐसी दशा में संविधान के निर्वचन में हमें उद्देशिका की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। उद्देशिका के आलोक में ही हमें संविधान को समझना है। एक और बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है अर्थात इसे हम उद्देशिका में लिखी हुई बातों के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में, न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि उद्देशिका में ऐसा कुछ लिखा है और वो हमें चाहिए। इस प्रकार यह न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, केस इस पर नहीं बनेगा। इस तरह से इस आधार पर कोई
सुप्रीम कोर्ट कोई विशेष निर्णय पारित नहीं करेगा, बट इतनी सारी बातें उद्देशिका के भीतर है। तो उद्देशिका के संबंध में दो मुख्य केसेज में, दो मुख्य वाद में हम लोगों ने जाना कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश को बदला और कहा कि उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, इसमें भी संशोधन हो सकता है, परंतु ये न्याय योग्य नहीं है। निर्वचन में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके अंदर संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। तो संविधान का दर्शन, संविधान के निर्वचन का आधार, संविधान को जानने की कुंजी, रोशनी, ये तमाम बातें आप उद्देशिका के लिए कह सकते हैं। इसी क्रम में कुछ और भी उदाहरण हैं कि समय समय पर न्यायालय में महत्वपूर्ण प्रकरण आए और उद्देशिका के बारे में न्यायमूर्ति लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। तो ऐसे कुछ न्यायमूर्ति में एक न्यायमूर्ति का नाम हम लोग लेंगे, न्यायमूर्ति जस्टिस रामास्वामी। एक न्यायमूर्ति रामास्वामी, न्यायमूर्ति रामास्वामी, इनकी बात जो है जानना है कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने एसआर बम्बई बाद 1993, एसआर बम्बई है नाम, एसआर बम्बई वाद 1993, इस मामले में रामास्वामी ने कुछ बात कहा प्रस्तावना के बारे में। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये बात माना। प्रस्तावना संविधान का अंग है, सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप है, सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, इसके अलावा सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन, इतनी बातें उन्होंने कही भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। पुनरावलोकन भी, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है।
इस प्रकार आपने देखा कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने एसआर मुंबई केस 1993 में उद्देशिका के बारे में अपना विचार दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का प्रजातांत्रिक स्वरूप, इसकी संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी इसकी मौलिक संरचना में सम्मिलित हैं। इतनी व्यापक बात न्यायमूर्ति रामास्वामी ने प्रस्तावना के बारे में कही। इसी प्रकार न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की बात कर लें। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, आपकी हम लोग बात करें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उद्देशिका के बारे में कुछ कहा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ वाले प्रकरण में तो क्या कहा हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा है। उन्होंने क्या कहा कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। ये बात न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कौन से वाद में कही थी? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले वाद में कहा था। हालांकि संविधान की आत्मा पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, लेकिन उन्होंने उद्देशिका को नहीं कहा था। उन्होंने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 को, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो हम लोग चाहें तो यहाँ परंतु जोड़ करके या अगले में परंतु डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अंबेडकर साहब के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, संविधान की आत्मा है। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अनुसार उद्देशिका संविधान की आत्मा है और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है संविधान की आत्मा है। तो हमें यहाँ इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये गड़बड़ ना हो। ये हिदायतुल्लाह के लिए लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के लिए नहीं। उसी तरह संविधान विशेषज्ञ के एम मुंशी इन्होंने क्या कहा? के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा। के एम मुंशी उद्देशिका संविधान की
राजनीतिक जन्मपत्री तो कहते हैं होरोस्कोप। जन्मपत्री है, होरोस्कोप है, पॉलिटिकल होरोस्कोप है। तो संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी के अनुसार ये राजनीतिक जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री। सुभाष कश्यप के अनुसार देख लें, सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ, लोकसभा के पूर्व महासचिव। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। क्या कहा? संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका उसकी आत्मा है। और आगे उन्होंने कहा कि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उद्देशिका, दूसरे लाइन में, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये बात उद्देशिका के बारे में सुभाष कश्यप ने कही है। तो उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विधि विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों के मत भी आपके सामने आए। आपने देखा कि सुभाष कश्यप ने उद्देशिका को क्या कहा, के.एम. मुंशी ने क्या कहा, हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने क्या कहा। तो सबके विचार, सर्वोच्च न्यायालय के मत समय समय पर क्या रहे, ये उद्देशिका के बारे में बात पूरी हुई। अब हम लोग उद्देशिका के अंदर जो महत्वपूर्ण उद्देशिका की जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उस शब्दावली को देखेंगे और उन शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली कक्षा में संविधान की उद्देशिका की शब्दावली और संपूर्ण उद्देशिका को समाहित करते हुए बात को पूरा करके उद्देशिका अध्याय को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज हम लोगों ने उद्देशिका के विभिन्न मतों को जान करके स्पष्ट किया कि उद्देशिका क्या है और किसने उद्देशिका के बारे में क्या कहा। तब तक के लिए धन्यवाद।